गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th में दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। उसमें कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे अम्ल था, क्षार था, लवण था। और लवण के बाद कुछ संकल्पनाएं हमने स्टार्ट की थी जो अम्ल और क्षार के बेसिस पे थी, अम्ल और क्षार के आधार पे थी, जिनमें हमारी फर्स्ट जो संकल्पना आई थी वो आरएनएस की संकल्पना आई। तो सबसे पहले मैं आपको इसी आरएनएस की संकल्पना को एक बार वापस रिपीट करवा देती हूँ कि आरएनएस की संकल्पना थी क्या, और फिर हम इसकी सीमाएं पढ़ेंगे और नेक्स्ट संकल्पना के बारे में बात करेंगे। तो आरएनएस की संकल्पना क्या थी कि जो H+ आयन दे देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं सिर्फ इसके बेसिस पे था, H+ और OH-, मतलब जो भी यौगिक, जो भी कंपाउंड हमारा H+ आयन हमें देगा वो कैसा होगा, अम्ल होगा, और जो OH- आयन देगा वो कैसा होगा, क्षार होगा। और इसी में इन्होंने एक और अवधारणा दी थी जो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के बारे में भी बता रही थी। और वो क्या था, आयनों के वियोजन के आधार पे था कि जो पूर्णतः आयनों को वियोजित कर देते हैं वो प्रबल होते हैं, और जिसमें आयन पूर्णतः वियोजित नहीं होते वो कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। वो दोनों तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, अम्ल की बात करते हैं तो वो अम्ल हो जाते हैं, और क्षार की बात करते हैं तो वो क्षार हो जाते हैं। अब ये तो इनकी संकल्पना थी, हमें क्या देखना है कि विफलता या असफलता देखनी है, क्योंकि इसके बाद जो आई थी वो नेक्स्ट थ्योरी आई थी जो इससे ज़्यादा अच्छी थी। तो पहली थ्योरी विफल क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इन्होंने जो बात की वो सिर्फ किस पे की, हाइड्रोजन आयनों पे या OH- आयनों पे। ठीक है, इन्होंने केवल उनकी बात की जिन यौगिकों के पास या तो H+ आयन होंगे या फिर OH- आयन होंगे। ऐसे किसी यौगिक के बारे में नहीं बताया जिनके पास H+ या OH- नहीं होने पर भी वो कैसे हो, आपके अम्ल और क्षार हो। और रियलिटी में ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है कि जिनके पास H+ या OH- आयन नहीं है वो भी कैसे होते हैं, अम्ल या क्षार होते हैं, एसिड या बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं सिंपल सा, जैसे NH3। तो यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन तो ये दे नहीं सकता, तो हम अमोनिया को या NH3 को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है? अगर इस H के बेसिस पे डिफाइन करें कि ये H+ निकल जाएंगे तो ये अम्ल हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। ये कैसा है, क्षार है, यहाँ H है फिर भी ये क्षार है। तो इसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये क्या हो गई, विफल हो गई। और इन्हीं के आधार पे एक नेक्स्ट थ्योरी है जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना या सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थी, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना या सिद्धांत। तो उसी सिद्धांत की हम नेक्स्टली बात करेंगे। तो सबसे पहले आरएनएस संकल्पना की असफलता या विफलता को हम लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसके जस्ट बाद आरएनएस संकल्पना की विफलता, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी सीमा। तो इसकी विफलता क्या थी, यह संकल्पना हाइड्रोजन विहीन हाइड्रोजन विहीन का मतलब है जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन विहीन अम्लों एवं हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती। यह संकल्पना क्या नहीं करती, हाइड्रोजन विहीन अम्ल, हाइड्रोजन विहीन का मतलब है जिनके पास H+ आयन नहीं है। ऐसे यौगिक भी अम्ल तो होंगे, तो हाइड्रोजन विहीन अम्लों की प्रकृति नहीं बता पा रही, और हाइड्रोक्सिल विहीन का मतलब है जिनके पास OH- आयन नहीं है। ऐसे यौगिक भी क्षार तो होंगे लेकिन उनकी क्षार वाली प्रकृति को ये स्पष्ट नहीं कर पा रही। तो इसके लिए हमारी जो आई वो एक नई संकल्पना आई जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना। आरएनएस संकल्पना की विफलता के बाद जो नेक्स्ट सेकंड नंबर की हमारी संकल्पना है वो कौन सी है, ब्रॉन्स्टेन
ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना ये क्यों दी गई, किसके आधार पे दी गई? हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन अम्लों के सिद्धांत पे दी गई। अब सबसे पहले इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम हमें याद रहना चाहिए। जो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी लिखा हुआ है वो कंप्लीटली है, एक साइंटिस्ट है जॉनसन ब्रॉन्स्टेड। एक साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉनसन ब्रॉन्स्टेड। और दूसरे हैं थॉमस एम लॉरी। ये दो साइंटिस्ट है हमारे, जॉनसन ब्रॉन्स्टेड और दूसरा है थॉमस एम लॉरी। एक डेनिश साइंटिस्ट है और दूसरे अंग्रेज साइंटिस्ट है। दोनों वैज्ञानिकों ने, दोनों रसायनकों ने क्या किया, इन्हीं को आधार मान करके, इसी सीमा को आधार मान करके अपनी नई संकल्पना दी। और उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोटॉन कहा। हाइड्रोजन को क्या कहा? प्रोटॉन। मेनली ये जो संकल्पना दी गई वो किसके आधार पे दी गई? प्रोटॉन के आधार पे। किसके आधार पे दी गई? प्रोटॉन के आधार पे। अब ये प्रोटॉन क्यों कहा गया वो सुनो पहले। जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? 1H1। और 1H1 का मतलब, ये 1 का मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 है, और ये 1 का मतलब इसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या है? 1 है। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान 1 होने का मतलब क्या है? इस ऊपर वाले 1 का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या है? हमारा परमाणविक द्रव्यमान है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है, और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों के इक्वल है। इसी कारण से इसमें कितने प्रोटॉन है? केवल एक प्रोटॉन है, और इसी प्रोटॉन के बेसिस पे जो हाइड्रोजन है उसी को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसी के आधार पे ये संकल्पना दी गई, लेकिन हाइड्रोजन को क्या बोला गया है? प्रोटॉन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि हम जब भी इसका सिंबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1H1। ये 1 नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला 1 क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर, P + N के बराबर होता है, जिसमें N का मान 0 होगा और P का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। तो ये परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1। और इसी कारण ये जो हमारा तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अवधारणा प्रोटॉन के बेसिस पे या प्रोटॉन के आधार पे है कैसे, वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। कि यहाँ पे क्या कहा गया कि अम्ल वो होंगे जो प्रोटॉन देंगे। प्रोटॉन देंगे वो क्या होंगे? अम्ल। जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या फिर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोल दिया, और प्रोटॉन के बेसिस पे अवधारणा इस तरह से दी कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले ऐसे ही। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चले, जैसे Ha है, कोई भी कंपाउंड है Ha, और उसके साथ हमने किसी B को लिया, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा A- में, और साथ में बन जाएगा क्या? Hb+। तो ये जो Ha था इसने क्या किया? आगे चलने पर प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। प्रोटॉन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो ये क्या देता है? प्रोटॉन देता है। Ha क्या करता है? प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन देता है इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। ठीक है? अब इसने जब प्रोटॉन दिया है तो आगे चल के देखो, इस B ने क्या किया है? प्रोटॉन को ग्रहण किया। B ने क्या किया है? प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो ये क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। प्रोटॉन का मतलब क्या है? H आयन।
या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के कारण ये कैसा है, क्षार है। क्लियर? तो इसी के आधार पे इन्होंने थोड़ा सा अपनी संकल्पना को, अवधारणा को और बढ़ाया और उसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को भी इंक्लूड किया। तो वो बात हम बाद में करते हैं, पहले जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया, किस आधार पे दिया, और किसको हम अम्ल कहेंगे और किसको क्षार कहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जॉनसन, ब्रॉन्स्टेड, डेनिस रसायनज्ञ एवं थॉमस एम लॉरी अंग्रेज रसायनज्ञ ने यह संकल्पना दी। इसी कारण इसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे यह संकल्पना प्रोटॉन और खुद के याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख देना 1H1। मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको ध्यान में रखना, इसको प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं। 1H1 प्रोटॉन के आधार पर दी गई। यह संकल्पना किसके आधार पर दी गई, प्रोटॉन के आधार पर दी गई। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे क्या, अम्ल, और अम्ल के अंदर लिखेंगे जो प्रोटॉन देते हैं, जो यौगिक लिखना, जो यौगिक प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और नीचे नेक्स्ट लाइन में आप क्षार डालेंगे और क्षार में लिखेंगे जो यौगिक प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? ये हमारी अम्ल और क्षार की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब अम्ल और क्षार की डेफिनेशन के जस्ट बाद जो हमें इन्होंने नई संकल्पना दी, किसके बारे में, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में, मतलब नई अवधारणा इसी के अंदर इंक्लूड करके दी। सबसे पहले उसको लिखते हैं और फिर सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, या फिर मैं पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ उसको थ्योरेटिकली आगे लिख लेंगे। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई। दो रसायनज्ञ हैं, एक ब्रॉन्स्टेड है, दूसरे लॉरी है, दोनों ने मिलकर संकल्पना दी, इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना है। यह संकल्पना प्रोटॉन के आधार पे दी गई। जो प्रोटॉन देंगे अम्ल कहलाएंगे और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब नेक्स्टली इन्होंने अम्ल और क्षार के साथ एक नई अवधारणा में इन्होंने ऐड कर दिया संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। किसको इंक्लूड कर दिया, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को। तो हम संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को देख लेते हैं क्या है। देखो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अंदर ही चल रहा है, एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी लिखा था Ha+B, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा A- और Hb+ में।
यहाँ तक समझ में आ गया, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ये अम्ल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है। क्या करता है, प्रोटॉन देता है। और इसकी भी हम बात कर चुके हैं, बी क्या है, क्षार है। और ये क्षार क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। आप प्रोटॉन का मतलब समझ रहे होंगे, प्रोटॉन का मतलब क्या है, H आयन या हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है हमारा H यहाँ पे, वो या तो दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो ग्रहण करता है, इसलिए क्या है, क्षार है। ठीक, अब इन्होंने जो नई संकल्पना दी वो किसकी दी, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की। वो क्या थी कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन देने के पश्चात क्षार में बदल जाते हैं। अम्ल जो होंगे वो प्रोटॉन देने के पश्चात किस में बदल जाएंगे, क्षार में। कैसे, देखो यहाँ पे इसने H आयन दे दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऋणायन में, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ऋणायन वाला तत्व हमारे पास आयन जो आया है, वो आयन अब कैसी क्षमता रखता है, हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक जोड़ा बना दिया कि अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन देने के पश्चात संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं, युग्म में बदल जाते हैं, मतलब दोनों जोड़े में रहेंगे, अम्ल और क्षार के में। तो जो अम्ल होगा वो प्रोटॉन देने के पश्चात किस में बदलेगा, संयुग्मी क्षार में, कॉन्जुगेटेड बेस में। और जो क्षार होगा वो प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात किस में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में। मतलब अब इसकी कैपेसिटी होगी हाइड्रोजन आयन देने की, तो देने वाला अम्ल है प्रोटॉन और लेने वाला कौन है, क्षार है। तो ये दोनों आगे चल करके किसमें हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, किसमें, अम्ल क्षार में और क्षार अम्ल में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, संयुग्मी क्षार। क्यों हुआ क्षार, क्योंकि ये अब कैसी क्षमता रखता है, हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और ये क्षार में कन्वर्ट कैसे हुआ है, अम्ल से हुआ है, क्योंकि पहले अम्ल क्या कर चुका है, प्रोटॉन दे चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम क्षार की बात करें तो प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे अब इसकी कैपेसिटी या क्षमता क्या होगी, हाइड्रोजन को देने की या प्रोटॉन को देने की। और देने के कारण ये किस में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में, संयुग्मी अम्ल में। क्लियर है। तो यहाँ मैं इनके लिए संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या होगी, सबसे पहले यही एग्जाम्पल आप लोग उतारेंगे ऐसा कैसा, और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे संयुग्मी अम्ल एवं क्षार, संयुग्मी अम्ल एवं क्षार। इसमें क्या लिखेंगे, अम्ल प्रोटॉन त्यागने के पश्चात अम्ल प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जिस आयन में परिवर्तित होते हैं वह संयुग्मी अम्ल कहलाता है, वह संयुग्मी क्षार कहलाता है। प्रोटॉन त्यागने के पश्चात की बात हो रही है तो क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्षार प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जिस आयन में परिवर्तित होते हैं संयुग्मी अम्ल कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है।
अब हम इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स, ये तो हमने ऐसे ही कुछ माना था कि कोई यौगिक है HA और कोई यौगिक है B और उसके आधार पे बात की थी। अब जो हमारे यौगिक होते हैं उनके आधार पे इनके एग्जांपल देखते हैं। तो मैं पहला एग्जांपल लेती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको अम्ल क्षार और संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार को छांटना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर देगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है अमोनिया का। अमोनिया का फर्स्ट एग्जांपल आता है जिसमें हम लिखेंगे NH3 प्लस H2 और यौगिक है हमारा जिसमें एक NH3 है और दूसरा क्या है H2O। ठीक है, दो यौगिक है। अब इनमें मेरा पहला जो यौगिक है वो क्या है, क्षार है और दूसरा यौगिक जो है वो क्या है, अम्ल है। पता कैसे चला, जब क्रिया होगी तो क्रिया होने पर H2O क्या करेगा, OH माइनस आयन में कन्वर्ट होगा, क्या देकर के, H प्लस आयन देकर के। H प्लस का मतलब क्या देगा, प्रोटॉन देगा। क्या देगा, प्रोटॉन देगा। H प्लस आयन देकर के कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है। तो ये प्रोटॉन देने वाला है, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। दूसरी हम बात करते हैं NH3 की। ये NH3 क्या करेगा, प्रोटॉन या H प्लस आयनों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनियम आयन में, NH4 प्लस आयन में। ठीक है, तो ये हमारा क्षार हो गया क्योंकि इसने क्या किया है, प्रोटॉन को ग्रहण किया है। हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खुद क्या हो गया, क्षार। और प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जो आयन बना वो आयन क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल। हमने अभी डेफिनेशन लिखी है, वो क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल। और इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें H2O वाले पार्ट की। तो यहाँ पे H2O क्या है, अम्ल है। अम्ल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है। क्या करता है, प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन देने के कारण ये कैसा है, अम्ल है। क्लियर है, ये प्रोटॉन देने के कारण अम्ल है और ये देने के पश्चात जिस आयन में परिवर्तित होता है वो आयन हमारा क्या है, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। तो यही तो मैंने बोला स्टार्टिंग में, क्षार जो होता है वो चेंज हो जाता है अम्ल में और जो अम्ल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्षार में। क्षार से चेंज होगा संयुग्मी अम्ल और अम्ल से जो चेंज आएगा वो किसका आएगा, संयुग्मी क्षार का। प्लीज हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल मैं और लिख रही हूँ और वो आप लोगों को देखना है कि उसमें कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा, कौन सा संयुग्मी अम्ल होगा और कौन सा संयुग्मी क्षार होगा। तो ये आपके लिए है घर से करने के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग करना है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, एक एग्जांपल है जिसमें HCl क्रिया कर रहा है H2O के साथ और क्रिया करके बन रहा है Cl माइनस और साथ में बन रहा है H3O प्लस। मैंने पूरी अभी क्रिया लिखी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ क्रिया करेगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा और किसमें होगा, हाइड्रोनियम आयन में। जो जल के अंदर H प्लस आयन इंक्लूड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो दोनों आयन बने हैं उनको बताना है कि इनमें से कौन सा संयुग्मी अम्ल है और कौन सा संयुग्मी क्षार है। और इसी तरह से HCl और H2O को भी आपको बताना है कि इनमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। और इसी तरह से आपको इसको डिनोट करना है कि कौन सा प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, कौन सा प्रोटॉन को त्याग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले इसकी सीमाएं बताएंगे, वही तरीका रहेगा हमारा, पहले इसकी सीमाएं देखेंगे और उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आज तक चलती आ रही है वो संकल्पना देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है। क्लियर है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।